हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अध्याय 4 को देखेंगे, जो बैंकिंग एवं सहवर्ती क्षेत्र से संबंधित है। इसमें हम बैंकों का इतिहास और बैंकों के प्रकार कितने होते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं बैंकिंग अधिसंरचना। इसमें बतलाया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि बिहार में जो 2015-16 और 2019-20 में कितने बैंक खोले गए हैं। तो यहाँ देखिए, पहले बैंकों के कितने प्रकार होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक, इसे हम देखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक। भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों की बात करें तो वर्ष 2019-20 में इसकी 17 शाखाएं खोली गई। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं 31 और सर्वाधिक खोली गई है निजी क्षेत्र के बैंक की 110, और कुल मिलाकर खोली गई कितनी 177। यहाँ पे क्षेत्रवार विवरण दिया गया है। सर्वाधिक जो खोला गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ पे देखिए 40% ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अलावा अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में 22% खोला गया है। यहाँ पे चार्ट भी आप देख सकते हैं। बैंक जो एसबीआई और उसके सहयोगी बैंक है, उससे जानने से पहले हम जानते हैं एसबीआई के इतिहास के बारे में। ये देखिए, यह है बैंक ऑफ कलकत्ता। इसकी स्थापना 2 जून 1806 को की गई थी। इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक चार्टर बनाया जाता है, इसे और शक्ति प्रदान करने के लिए और इसके ब्रांच को अलग तरीके से विस्तार देने के लिए। इसके बाद क्या होता है, 2 जनवरी 1809 को इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदल करके चार्टर के द्वारा बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। इसके बाद वर्ष 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की जाती है 15 अप्रैल 1840 को, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की जाती है 1 जुलाई 1843 को। फिर इन तीनों को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला करके 27 जनवरी 1921 को विलय कर दिया जाता है और बनाया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एसबीआई का मान सकते हैं पुराना लोगो है, अभी ये है। इसके बाद क्या होता है, आज़ादी के बाद यानी कि 47 के बाद 1955 में 1955 में एक एक्ट पारित किया जाता है संसद के द्वारा, और 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं। हम देखते हैं इसके सहयोगी। देखिए, इसके जो सहयोगी थे 7+1 यानी 7+1 थे। ये फर्स्ट जो 1 है वो है भारतीय महिला बैंक। तो 7 कौन कौन है अब देखिए, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ इंदौर, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो वर्ष 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय किया जाता है एसबीआई में, और वर्ष 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भी विलय कर दिया जाता है एसबीआई में। इसके बाद वर्ष 2017 में अन्य 5 बैंक और +1 महिला बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी, जब निर्भया कांड या केस हुआ था उस समय। उसके बाद इसे किया गया था स्थापित। तो ये हुआ 7+1 यानी कुल 8 हो गए इसके। तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर और बीकानेर, जयपुर का भी विलय कर दिया था कब, वर्ष 2017 में। तो आप समझ सकते हैं एसबीआई कितना बड़ा बैंक हो चुका है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात। अभी कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। क्यों, इससे पहले जो थे, जो 1 अप्रैल 2020 को अन्य बैंकों का विलय कर दिया गया 3 बैंकों में, इसे हम देखेंगे। पहले देखिए, अब ये जो नेशनलाइज्ड बैंक है कितने हैं, 12, जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक। यहाँ आप देखिए, ये जो मर्जर किया गया था 1 अप्रैल 2020 को। पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया था, जिसे सेकंड लार्जेस्ट बैंक भी बन चुका है अब। इसके अलावा यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया, और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को, और यहाँ पे देखिए केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मिला दिया गया। अब हम बात करते हैं अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की। हमने सहयोगी बैंक की बात की
और नेशनलाइज बैंकों की बात की। अब हम बात करते हैं अनुसूचित व्यावसायिक बैंक। इसमें देखिए इंडियन बैंक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अनुसूचित यानी कि शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा नॉन शेड्यूल्ड बैंक। यहाँ पे देखिए शेड्यूल्ड बैंकों में आप कमर्शियल बैंक को देख सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड उसके जो सहयोगी बैंक होते हैं। इसके अलावा नेशनलाइज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी बैंक जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर वगैरह, और अन्य जो प्राइवेट बैंक होते हैं HDFC, ICICI आदि जो होते हैं इसमें शामिल किए जाते हैं शेड्यूल्ड बैंक में। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में आप देख सकते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक में दो होते हैं, रूरल और अर्बन। इसे हम डिटेल से भी देखेंगे बाद में। पहले देखिए ये अनुसूचित व्यावसायिक बैंक क्या होता है। ये देखिए जिन बैंकों को RBI अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है, यानी कि RBI का जो एक्ट है 1934 उसके शेड्यूल 2 में जो बैंक शामिल होता है उसे कहा जाता है अनुसूचित या शेड्यूल बैंक। इसमें जो शर्त है उसकी धारा 46 वो 42 क्लाउज 6 में दिया गया है। इसमें देखो जो शर्तें रखी गई है जो कि है, पहला है अनुसूचित बैंकों की भुगतान पूंजी और एकत्रित पूंजी 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। ये 1934 की बात है, तो उस समय बात की गई थी कि जो एकत्रित पूंजी होनी चाहिए उस बैंक की वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा एक नैतिक विषय की बात की गई कि अनुसूचित बैंकों की कोई भी गतिविधि जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसका जो प्रभाव हो प्रतिकूल ना पड़े आपके ग्राहकों पे। तो ये दो शर्तें हैं जिसे पूरा करना होता है शेड्यूल बैंक को। अब ये जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनको जब इसमें शामिल किया जाता है तो कुछ इनको लाभ भी प्राप्त होता है। जैसे देखिए अनुसूचित बैंक RBI से बैंक रेट पर ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। बैंक रेट क्या होता है, यानी कि जिस रेट पर RBI से अन्य जो बैंक होते हैं लोन प्राप्त करते हैं, है ना, तो ये होता है बैंक रेट। अब मान लीजिए बैंक रेट 10% है और आपको चाहिए SBI या फिर अन्य बैंक से लोन चाहिए, तो आपको जो है जो लोन देगा वो 10% पे नहीं देगा बल्कि इससे अधिक पे देगा, क्योंकि इसे भी लाभ प्राप्त करना है ना। 11%, 11.2 आदि देंगे क्योंकि इससे भी लाभ प्राप्त करना होता है। तो ये होता है एक बैंक रेट, एक बेंचमार्क हो जाता है। इसके अलावा जो अन्य लाभ प्राप्त होते हैं जैसे अनुसूचित बैंक स्वयं ही समाशोधन घर यानी क्लियरिंग हाउस की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, जैसे चेक वगैरह क्लियर होना होता है, तो ये सब आदि जो कागज होते हैं उसका अधिकार इनको मिल जाता है कि क्लियर अप कर सकते हैं इसको। तो क्लियरिंग हाउस जो RBI करती है उसका काम आप क्या कर सकते हैं, ये शेड्यूल बैंक। इसके अलावा हम बात करें शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक में अंतर की, तो आप देख सकते हैं अनुसूचित बैंक RBI द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक RBI द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा अनुसूचित बैंक हमने बताया आपको दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, लेकिन ये दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा है अनुसूचित बैंक को RBI से दिन प्रतिदिन की बैंकिंग गतिविधियों के लिए धन उधार लेने की अनुमति है, यानी कि आप डे बाई डे जो काम करते हैं उसके लिए आप RBI से सीधे उधार ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। लेकिन ये जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं इनके लिए यह अधिकार नहीं है। अनुसूचित बैंक क्लियरिंग हाउस का सदस्य बन सकते हैं लेकिन ये नहीं। इसके अलावा अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक दोनों को नकदी आरक्षी अनुपात के नियमों का पालन करना होता है। देखिए CRR जो होता है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, आपके पास जो कैश है तो उसको क्या करते हैं आप RBI के पास रखते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसका 10% पहले एक सीमा थी उसे समाप्त कर दिया है, निचला सीमा। तो ये जो है आप मान लीजिए 10% यानी कि 10,000 रुपया आप RBI के पास रखते हैं, उस पर आपको RBI इंटरेस्ट पे कुछ देती है। तो ये क्या होता है, ताकि अगर कल को बैंक को कोई नुकसान हो तो इस पैसे से उसकी भरपाई की जा सके। तो ये होता है कैश रिजर्व जो रखना होता है। किनको, गैर अनुसूचित बैंक नहीं, अनुसूचित बैंकों को वैसे नियमों का पालन करना होता है, लेकिन ये जो होते हैं CRR ये RBI के पास रखते हैं कौन, अनुसूचित बैंक। और जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं वो अपने पास रख सकते हैं, वो बाध्य नहीं कि वो RBI के पास ही रखे पैसे। और एक और नैतिक विषय है कि अनुसूचित बैंक जमाकर्ताओं के हितों की परवाह करते हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वे
आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अन्य सरकारी बैंक है उस पर लोगों का भरोसा होता है, लेकिन जैसे यस बैंक आदि जो बैंक बने थे इन पर भरोसा नहीं होता और ये डूबी भी है ना। यहाँ पे व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का विवरण दिया गया है। आप देख सकते हैं सर्वाधिक जो है 49% ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके अलावा अर्ध शहरी क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 21.1% है। आपको मैंने चैप्टर 2, 1 दोनों में पढ़ाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या बिहार में कितनी है, 88% है। तो आप समझ सकते हैं तो बैंक कहाँ खोले जाएंगे, इसमें ही खोले जाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करते हैं, ये होते हैं ये दो, बिहार में जो है 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। पहला है दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दूसरा है उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये जो दक्षिण बिहार क्षेत्रीय बैंक बनाए गए थे इसे वर्ष 2019 में जनवरी में बनाया गया था 2 बैंकों को विलय करके। ये देखिए मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिलाकर के बनाया गया था। तो ये 2 बैंक मर्ज किए गए थे किसे बनाने के लिए, दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को। आप यहाँ पे इनकी संख्या भी देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में। बात करते हैं हम सहकारी बैंकों की। इन बैंकों की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना। किन क्षेत्रों के लिए, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ये वित्तीय समावेशन का भी काम करते हैं। वित्तीय समावेशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका अर्थ होता है कि जो देश के नागरिक हैं वो कितने बैंक से या फिर बैंकिंग कार्यकलाप से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये होता है वित्तीय समावेशन। इनकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार की गई थी। इनका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। इनका नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है, यानी कि पूर्णतः नहीं बल्कि आंशिक रूप से। समानता इसकी जो संख्या होती है एक ही राज्य तक सीमित होती है। ये कितने प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं। पहला है प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ, दूसरा है केंद्रीय अथवा जिला सहकारी साख समितियाँ और तीसरा है राज्य सहकारी बैंक और चौथा भूमि विकास बैंक। इन तीनों का जो प्रमुख होता है वो राज्य सहकारी, क्योंकि पूरे राज्य में होता है। यहाँ देखिए पहले बात करते हैं प्राथमिक सहकारी साख समितियों की। प्राथमिक साख समितियाँ जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ, यानी कि कृषि के लिए बनाई जाती है, और दूसरा गैर कृषि सहकारी साख समितियाँ। यहाँ पर देखिए प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ, इनकी स्थापना गांव व कस्बों में होती है। यह समितियाँ किसानों को साख यानी कि ऋण उपलब्ध कराने के कार्य करती है। और जो प्राथमिक स्तर पर जो होते हैं गैर कृषि साख समिति, जैसे कि मजदूर, दुकानदार आदि को ये ऋण आदि साख समिति जो होते हैं ये प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक। ये 2 प्रकार के होते हैं। वे बैंक जिनमें केवल प्राथमिक समितियों को ही सदस्य बनाया जाता है, यानी कि हमने अभी जो पढ़ा प्राथमिक साख समितियाँ उसके ही सदस्य इसमें बनाए जा सकते हैं। और दूसरा वे बैंक जिनमें समितियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी सदस्य बनाया जा सकता है। तो ये कितने हुए, 2 प्रकार के। इनका जो कार्यक्षेत्र होता है, केंद्रीय बैंक का कार्यक्षेत्र संबंधित जिला होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर काम करते हैं। जिले में स्थित समस्त सहकारी समितियां अनिवार्य रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण करती, यानी कि हमने जो प्राथमिक स्तर वाला पढ़ा इनकी अनिवार्य रूप से सदस्यता ग्रहण करनी होती है। इस प्रकार यह जिले की समस्त प्राथमिक साख समितियों को नियंत्रण करता है। यानी कि ये जो कैटेगरी बनाया गया है हायरार्की, तो फर्स्ट पे आपको सेकंड और थर्ड, फर्स्ट पे यानी कि सबसे निचले स्तर पर जो प्राथमिक साख समितियाँ होती है, दूसरे पे जिला सहकारी बैंक और तीसरे पे राज्य। यहाँ देखिए राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक सहकारी साख संगठन की सर्वोच्च संस्था होती है। जिस प्रकार गांव-गांव एवं अन्य स्थानों पर साख समितियों का नियंत्रण कौन करता है, जिला स्तर पर जो केंद्रीय बैंक, उसी प्रकार जो इनका नियंत्रण यानी कि इन दोनों का नियंत्रण राज्य भर में फैले हुए समस्त केंद्रीय बैंकों को राज्य सहकारी बैंक संगठित करता है। इस रूप में यह बैंक समस्त राज्य भर में फैली हुई कृषि सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था है, जो कि अन्य बेहतर सुविधाएं देती है। और एक और है सहकारी बैंकों में भूमि विकास बैंक। ये जो है जो कृषकों को जो लोन प्रदान करती है उसके लिए उनके भूमि को बंधक यानी कि एक प्रकार से कोलैटरल के रूप में रखती है।
और उसके बाद वह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। कौन? भूमि विकास बैंक। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी संख्याएं हैं। हम सारे के नहीं, बिहार की ही बात करेंगे सिर्फ। बिहार में आप देख सकते हैं वर्ष 2019 में राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 12 थी और जिला सहकारी बैंकों की संख्या 323 थी। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 335। इसमें प्राथमिक साख समितियों का आंकड़ा नहीं दिया गया, यहाँ पे इन दोनों का आंकड़ा दिया गया। बात करते हैं लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात। इसे सितंबर 2015 से शुरू किया गया था। लघु वित्त बैंक देश में सितंबर 2015 से काम कर रहा है। इस बैंक को लाइसेंस देने का मुख्य उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को, प्रवासी मजदूरों, कम आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायियों तथा अन्य असंगठित लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, यानी बढ़ाना है। हमने आपसे किसान जो चैप्टर 3 था कृषि, उसमें बताया था आपको सीमांत किसान कौन है, इसे आप बताइए। इसके अलावा प्रवासी मजदूर आपको पता है, और असंगठित लोग जो कि गैर सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं, है ना। ये देखिए एक और इसमें टर्म है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 27 सितंबर 2018 को शहरी सहकारी बैंक, हमने अभी पढ़ा था ना सहकारी बैंक, उसमें रूरल और अर्बन भी होते हैं, तो शहरी सहकारी बैंक जो होते हैं को स्वेच्छा के आधार पर लघु वित्तीय बैंक का दर्जा देने की योजना प्रारंभ की है। यानी कि आरबीआई ने एक योजना बनाई है कि ये जो शहरी स्तर पर कौन सहकारी बैंक होते हैं वे अगर चाहे तो स्वेच्छा से लघु वित्त बैंक का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्रदान करने के लिए जो आरबीआई के दिशा निर्देश हैं, यहाँ पे देखिए आप, इसके तहत जो आवेदक है उसकी न्यूनतम आवश्यक पूंजी 200 करोड़ रुपये होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई लघु वित्त बैंक बनना चाहता है तो उसे 200 करोड़ रुपए उसके पास आवश्यक पूंजी होनी चाहिए। इसके अलावा जो शहरी सहकारी बैंक है वे अगर स्वैच्छिक रूप से लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होना चाहते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक पूंजी है वो 200 करोड़ ना होकर कितनी है, 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो पेमेंट बैंक होते हैं जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सब है ना, तो ये 5 वर्ष के अगर परिचालन कर लेते हैं, यानी कि ये 5 वर्ष अपने पूरे कर लेते हैं, तो उसके बाद ये लघु वित्त बैंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हर जगह पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक का अब ब्रांच खुलने लगे हैं, है ना। इसके अलावा जो निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंकों को कारोबार शुरू करते ही अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया जाता है और उन्हें बैंकिंग आउटलेट खोलने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। आपको पता हो गया कि अनुसूचित बैंक क्या होते हैं और पेमेंट बैंक क्या होते हैं, लघु वित्त बैंक क्या होते हैं। हाल ही में एक आपके लिए प्रीलिम फैक्ट है, ये जो शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक है, महाराष्ट्र का है, ये पहला ऐसा बन गया है लघु वित्त बैंक, आरबीआई के जो दिशा निर्देश जारी किएंगे उसके द्वारा। ये भारत का पहला ऐसा बैंक है। इसके अलावा राज्य में इन बैंकों का जो ऋण जमा अनुपात होता है अन्य सभी बैंकिंग संस्थाओं से ऊंचा होता है। ये ऋण जमा अनुपात क्या होता है, यहाँ देखिए, ऋण जमा अनुपात किसी अवधि में बैंक द्वारा दी गई कुल ऋण राशि को उसके द्वारा संग्रहित कुल जमा राशि के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ये काफ़ी टर्म ज़्यादा हो गया, अभी हम समझते हैं। अर्थात राज्य का ऋण जमा अनुपात यह व्यक्त करता है कि किसी बैंक ने राज्य में अपने द्वारा जमा की गई कुल रकम का कितना हिस्सा ऋण के रूप में दिया है। यानी कि बात का मतलब ये मान लीजिए 1 लाख रुपया, ये मर्केंटाइल कंपनी जो है या बैंक है स्मॉल फाइनेंस, इसने जमा किया 1 लाख रुपए। अब उसने 1 लाख में से कितने रुपए ऋण के रूप में बांटे हैं, तो ये होता है ऋण जमा अनुपात। अगर निम्न अनुपात दर्शाता है कि बैंक ने जिस क्षेत्र से जमा राशि प्राप्त की है उसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया है, यानी कि आपने जो पैसे मान लीजिए कि 100 रुपये प्राप्त किए हैं और आपने खर्च 1 रुपया किए हैं, यानी कि आपको करना चाहिए था कम से कम 20 रुपया 30 रुपया, लेकिन आपने खर्च किया 1 रुपया, तो यह दर्शाता है कि आपका जो खर्च है ऋण देने में वो काफ़ी कम है। देखिए है भी बिहार में, देखिए आप यहाँ पर 2018-19 में 34% था, जबकि भारत का 78.2% था। वर्ष 2019 में 36.1% था और भारत का 76.5%, यानी कि
अगर ये 100 रुपये प्राप्त करती है तो उसमें 76 रुपये लोन देने का काम करती है, जबकि बिहार में इसका उल्टा आप देख सकते हैं। इसीलिए जो व्यवसाय होते हैं बिहार में व्यवसाय करने को इच्छुक नहीं होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यवसायिकों की संख्या कम भी है अन्य राज्यों के मुकाबले। यही कारण क्योंकि यहाँ लोन जो होते हैं जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता है बैंकों से। यहाँ पे हम जमा की बात करें तो अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा संपूर्ण भारत में एकत्रित जमा राशि बिहार का हिस्सा 2018-19 में 2.8% जो बढ़कर 2019 में कितना हुआ 2.7% रह गया है, यानी घटकर, बढ़कर नहीं घटकर। और हम बात करते हैं सूक्ष्म वित्त बैंक की। अभी हमने क्या देखा था, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पे सूक्ष्म यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट MFI, ये क्या होता है, यह भी वित्तीय जो काम करते हैं उसका कार्य करता है। लेकिन ये देखिए ये कम या बिना कॉलेटर वाले यानी कि गिरवी रखे हुए गरीब परिवारों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। यानी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उससे भिन्न ये जो MFI होते हैं ये बिना कॉलेट्रल के ऋण प्रदान करते हैं एवं वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किंतु इन बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण का ब्याज दर अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों से ऊंचा होता है, जिस कारण इन संस्थाओं से लोन लेना महंगा पड़ता है। तो समझ गया कि SF जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और शेड्यूल बैंक और ये क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में अंतर क्या होता है। ये ऋण जमा अनुपात में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ स्लाइड नंबरिंग के कारण हो गया था। यहाँ पे हम फिर से राज्य में ऋण की मांग की बात करते हैं। तो इसमें हमको बताया आपको कि यहाँ पर ऋण जमा अनुपात काफ़ी कम है, जिस कारण से व्यावसायिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय औसत आपको पता है। और यहाँ पे देखिए तुलना किया गया है आंध्र प्रदेश और बिहार से। यहाँ देखिए वर्ष 2019-20 में ऋण जमा अनुपात आंध्र प्रदेश का 125 है और बिहार का 36 है। यानी कि ये जो है 100% से भी अधिक, यानी कि ये जो व्यावसायिकों को ऋण प्रदान करने के लिए ये यानी कि यह खुद भी ऋण लेकर व्यावसायिकों को ऋण प्रदान करते हैं। इसी कारण आप देखते हो कि आंध्र प्रदेश में जो इंस्टीट्यूट रहते हैं या फिर जो उद्योग वगैरह हैं कितने अधिक हैं। इसमें ऋण बैंकों का जो जमानुपात है, ऋण जमानुपात आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ही सर्वाधिक है 41%, जैसा कि जो बैंकों की संख्या भी यहीं पर है, इसी प्रकार से ऋण जमानुपात भी यहीं पर है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, इसका आप नोट्स का जो PDF है आप इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।